चचा चची एक्सीडेंट में फोत हो गए तो इनकी बेटी फातिमा हमारे साथ रहने लगी। जब से वो आई थी मेरी भाभी और बहनें कोई काम भी ना करती और मज़े से सोती रहती, और फातिमा छत पर बने तंदूर पर 20 अफराद के लिए रोटियां लगाती तो इसकी हालत ख़राब हो जाती। तो मैं भाभीयों से कहता कि इसके साथ हाथ बटा दिया करें, तो वो कहती कि फातिमा हमें कोई काम ही नहीं करने देती। इतना सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू लिए बोली, मैं खुद इन्हें कोई काम नहीं करने देती। ईद का दिन था तो सोचा कि फातिमा का हाथ बटा दूं। तो जैसे ही मैं छत पर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वहाँ हमारे चचा चची गांव में रहते थे। अम्मा से मिलने शहर बस में आ रहे थे कि इनकी बस उलट उलट गई। बस के मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मेरे चचा चची भी जहां फानी से कूच कर गए थे। चचा चची की बस एक एक ही बेटी थी और वो थी फातिमा। मेरी वालदा और वालद गांव गए थे अफसोस करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो इनके साथ फातिमा भी थी। वो मुझसे शायद 1 साल ही बड़ी होगी, 19 साल की थी और मैं 18 साल का था। हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोए जा रही थी। बार बार मेरी वालदा के गले लाकर कहती थी कि अम्मा, मुझे अम्मी अब्बा क्यों अकेला छोड़ गए। मेरी वालदा इसे तसल्लियाँ देने लगी। मेरी भाभीयों ने इसे खाना और पानी ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया था। वो तो गम से इस कदर निडाल थी कि कुछ खा पी भी नहीं रही थी। इसे देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं बस चंद जुमले ही बोल पाया था। मेरे 2 भाई थे जो शादीशुदा थे, 2 बहनें भी थी। एक की शादी हो चुकी थी और एक अभी कुंवारी थी। अम्मा इसके लिए रिश्ते देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। चंद दिन तो फातिमा को सब तसल्ली देते रहे, लेकिन फिर इसे भाभी कहने लगी कि इस तरह से तो हर वक्त परेशान ही रहोगी। तुम्हें अपने आप को घर के कामों में मसरूफ़ कर लेना चाहिए। वो कहने लगी कि मैं गांव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी इसकी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। भाभी कहने लगी कि पढ़कर तुमने क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। मेरी वालदा कहने लगी कि मेरी दोनों बेटियां 10वीं तक ही पढ़ी हैं, एक की तो मैंने शादी कर ली, अब दूसरी का भी रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा तालीम को फ़रोग नहीं दिया जाता था, लड़की तो बस घर के काम काज ही करने चाहिए। फातिमा चुप सी हो गई थी, लेकिन इसे देखकर मुझे ये अफसोस हुआ जैसे इसे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था। बहरहाल मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप इसे पढ़ लेने दें। अगर चचा चची ज़िंदा होते तो ज़रूर इसे तालीम दिलवाते। मेरी वालदा मुझे डांटने लगी कि तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे लड़कियों ने पढ़कर कौन सी अफसरी करनी होती है। 10 पढ़ें, 14 पढ़ें या 16 पढ़ें, घर के काम ही तो करने होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों का नहीं पता। मैं अपनी वालदा की बात सुनकर चुप सा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे काम फातिमा करने लगी। मेरी भाभियाँ इस पर रौब जमाने लगीं। कहती, फातिमा आटा अच्छे से गूंदना। दूसरी बारी कहती, ऐसा करो खाने के साथ साथ चावल भी बना लेना, मेरे बच्चे चावल शौक़ से खाते हैं। मेरी बहन कहने लगी कि शाम की चाय की जिम्मेदारी भी फातिमा के सर पर ही लगा दें, वो अच्छी चाय बनाती है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं और हमारा तंदूर छत पर बनाया गया था और दोनों वक्त की रोटी की जिम्मेदारी फातिमा पर थी। वो आटा गूंद कर छत पर चली जाती। 2 घंटे के बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती। नीचे आती तो दस्तरख्वान ऐसे ही बिछाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरों में चले जाते। वो सब के जूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धो के फारग ही होती थी कि अब्बा इसे कहते कि फातिमा पुत्र दूध पत्ती की चाय बना दे। वो चाय का प्याला अब्बा को देती। फिर रात का खाना। इसी तरह रात के 12 बज जाते थे। इसके बाद सब के बिस्तर चारपाई भी बिछाती। फिर जाके इसके सोने की बारी आती थी। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वही मुझे नाश्ता बना कर देती थी।
बाकी सब सो रहे होते थे। मुझे कहती कि अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा तुम क्या करोगी? कहने लगी मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारे पास वक़्त ही होता कहाँ होता है पढ़ने का? कहने लगी वक़्त मैं निकाल लूँगी, बस तुम मुझे अपनी पुरानी किताबें दे दो। मैंने अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन मेरी भाभियाँ 1 मिनट भी इसे टिकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों के फीडर तक फ़ातिमा से कहती कि तुम बना कर ला दो। मुझे हैरत ये होती थी कि अम्मा भी इन्हें रोकती टोकती नहीं थी। एक बार मेरी बहन को देखने के लिए चंद लोग आए थे, लेकिन जब उन्होंने फ़ातिमा को देखा तो मेरी बहन के बजाय फ़ातिमा का रिश्ता मांगने लगे। ये देखकर मेरी फ़ातिमा को बहुत बुरा लगा था और मेरी बहन बिल्कुल गुस्से से माथे पर बट डाले फ़ातिमा को बुरा भला कहने लगी। मेरी वालिदा से कहने लगी कि ये जानबूझकर इन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। अम्मा जब तक ये इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था, अपने नोट्स तैयार कर रहा था। मैंने कहा रुकैया बाजी, खुदा का खौफ करो, क्यों इस बेचारी लड़के पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मेरे सामने तुमने खुद इससे कहा था कि चाय लेकर अंदर आ जाना, और अब अगर वो फ़ातिमा को पसंद करके चले गए हैं तो तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरा ये कहना था कि रुकैया बाजी मुझ पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता कि ये कितनी मिसनी है। ये अच्छी तरह से मुंह धोकर आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर इन लोगों के सामने आई थी। मैंने कहा आपा, घर में जब कोई मेहमान आता है तो सभी तैयार होते हैं। भाभीियों ने भी तो मेकअप करके रखा था। वो कहने लगी कि तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो? तुम्हें जब इस लड़के का पता ही नहीं है। तो मेरी वालिदा कहने लगी कि तुम चुप नहीं रह सकते। खैर, जब तक रुकैया की शादी ना हो जाए मैं भी इस फ़ातिमा की बच्ची की शादी थोड़ी करूँगी। मेरे बड़े भाई कहने लगे कि क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी शादी करने की? अरे 4-5 साल ऐसे ही रहने दें, पहले घर के काम काज तो अच्छे से सीख ले। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन हामला हो गई तो इसके ससुराल वालों ने इसे मेके बेच दिया। मेरी बहन तो बिस्तर से नीचे पाँव भी नहीं रखती थी, पानी तक फ़ातिमा से अपने बेड पर ही मंगवाती थी। कहती थी कि डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो, और मैं यहाँ आराम करने के लिए ही आई हूँ। पूरा दिन फ़ातिमा गन चक्कर बनी रहती थी, कभी कोई आवाज़ लगाता तो कभी कोई आवाज़ देता। कभी अम्मा कहती कि मेरे पैरों की मालिश कर दो, कभी बड़ी बहन कहती कि मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। कभी भाभियाँ कहती कि फ़ातिमा की बच्ची, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, अभी तक तुमने तंदूर में रोटियां नहीं लगाई, बड़ी सुस्त हो तुम। हर वक्त फ़ातिमा को बातें सुनाते रहते, वो काम भी करवाते रहते। एक बार मैं सो रहा था कि रात के पिछले पहर मुझे सिसकों की आवाज़ें आने लगी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा तो फ़ातिमा की चारपाई बिल्कुल खाली थी। मैं जब सिसकियों की आवाज़ का ताक़ुब करते हुए स्टोर रूम तक पहुंचा तो देखा कि वो किताब अपने सामने रखे मोमबत्ती जलाए रो रही थी। मैंने कहा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, सोना नहीं है क्या? तो कहने लगी कि पूरे जिस्म में बहुत दर्द है, सेन में सोया नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि किताब क्यों लेकर बैठी हो। वो कहने लगी पूरा दिन वक़्त ही नहीं मिलता, इसलिए सोचा कि थोड़ा पढ़ लूँ, लेकिन सर में दर्द है और जिस्म में भी मुझे लग रहा था जैसे इसका चेहरा बहुत उतरा हुआ है। मैंने जब इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो वो तो तेज़ बुखार में तप रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। कहने लगी शायद यही वजह है कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, सर्दी भी लग रही है। मैंने फ्रिज खोला और वहाँ से दूध का एक गिलास निकाला और इसे गर्म करके फ़ातिमा को दे दिया। वो ये देखकर वो मुझे कुछ देर के लिए गौर से देखने लगी, फिर कहने लगी कि ताई अम्मा सुबह डांटेंगी कि दूध किसने पिया है। मैंने कहा कि मैं कह दूंगा कि मैंने पिया था, इस वक्त तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैंने इसे दूध पीने के लिए दे दिया और साथ में एक बुखार की दवा भी दे दी। वो दवा खाकर सो गई। सुबह सब फ़ातिमा फ़ातिमा आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन वो बुखार में उठ ही नहीं पा रही थी। मैं अपने कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो इसे बर्तन धोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो बार बार बर्तन धोते हुए आस्तीनों से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार था। कहने लगी
तो क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना है ना। मैंने कहा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, कोई भी हमारे घर बीमार हो तो वो काम नहीं करता, तुम क्यों कर रही हो, चलो उठो यहाँ से। मैंने इसके हाथों में पानी डाला जो कि साबुन से भरे हुए थे, फिर इसका हाथ पकड़कर इसे चारपाई पर लिटा दिया। जब भाभी ने देखा तो कहने लगी कि ये तुम इसे क्यों बिस्तर पर लिटा रहे हो। मैंने कहा, भाभी आपको नज़र नहीं आता फातिमा को इतना तेज़ बुखार है। वो कहने लगी, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। मैंने कहा, जब आपको नज़र नहीं आया तो मुझे तो हमदर्दी करनी पड़ेगी ना। जब आपको बुखार होता है तो आप भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि तुम्हारी बड़ी ज़ुबान चलती है इसके मामले में, खैर तो है ना। मैंने कहा, जी हाँ सब खैर है। कुछ देर के बाद ही मेरी बड़ी आपा फातिमा को वाजे देने लगी, कहने लगी, फातिमा की बच्ची बहरी हो गई हो, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, मुझे नाश्ता बना कर दो। मैं अपनी बड़ी आपा के कमरे में चला गया। वो बिस्तर में लेटी फ़ोन पर अपने शौहर से बातें कर रही थी। मैंने कहा, आपा आपको ऐसा कौन सा मर्ज़ लाक हो गया है कि आप अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती। वो कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं उम्मीद से हूँ। मैंने कहा, उम्मीद से होना कोई बीमारी तो नहीं है, हामला बहुत सी औरतें होती हैं, बल्कि शादी के बाद ज़्यादातर तो औरतें प्रेग्नेंट ही होती हैं, तो घर के काम छोड़कर बिस्तर संभाल कर बैठ जाती हैं। मेरी बात सुनकर आपा कहने लगी, तुम्हारी ज़्यादा ज़ुबान नहीं चलने लगी, चलो जाओ और फातिमा से कहो कि मुझे नाश्ता बना कर दे। मैंने कहा, वो आप लोगों की मुलाजमा नहीं है, फातिमा को बहुत तेज़ बुखार है, आप लोगों को ज़रा भी एहसास है इस लड़के का। मेरी वालदा भी वहाँ आ गई, कहने लगी, तुम्हें क्यों इतना एहसास हो रहा है। अरे सुबह मैंने इसको नाश्ते के बाद दवाई दे दी थी, बुखार उतर गया था इसका, ज़रा सा बुखार पर बहाने बनाकर लेट जाती है। और तुम ज़्यादा हमदर्दियाँ ना दिखाया करो, समझे ना। मेरी वालदा उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरी छोटी बहन जो मुझसे बड़ी थी, रुकैया, वो कहने लगी, अम्मा इसको ज़रा संभाल कर रखें, फातिमा बड़ी मीसनी है, कहीं इसे अपने चक्कर में ना फंसा कर बैठ जाए। मैंने कहा, आपी कुछ तो सोच समझ कर बात किया करो, मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए मेरी बात की कोई भी अहमियत ना थी। बुखार में भी फातिमा से सारे काम करवाए गए और बर्तन, यहाँ तक कि तंदूर पर रोटियां भी इसी से लगवाई गई। रात को जब वो रोटियां बनाने के लिए ऊपर गई तो बुखार से इसकी आंखों में बार बार पानी आ रहा था, शायद रो रही थी, यकीनन अपनी किस्मत को कोस रही होगी। अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी इसकी ज़िंदगी ऐसे ना रुल रही होती। चचा चची तो इसका बहुत ख्याल रखते थे, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत की हकदार भी थी। मुझे याद आने लगा कि चचा चची फातिमा के कितने नखरे उठाते थे। एक गहरी ठंडी आह भरकर मैंने सोचा कि मुझे छत पर जाकर इसकी मदद करवानी चाहिए। किसी और को तो इस पर ज़रा भी तरस नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वो तंदूर के पास बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मैं भागता हुआ इसके पास पहुंचा था। देखा तो तंदूर में लगी रोटियां जल चुकी थीं। मैं फातिमा फातिमा कहकर पुकारने लगा, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं थी। मैं छत से नीचे झांककर अम्मी को पुकारने लगा, अपनी भाभियों को बुलाने लगा। सभी छत पर आ गए थे। फातिमा को बेहोश देखकर परेशान हो गए। कोई पानी के छींटे इसके मुंह पर मार रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, लेकिन इसे होश नहीं आ रहा था। फिर भाभियाँ और मेरी वालदा इसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे लेकर गई, इसे चारपाई पर लिटा दिया और वो बुखार से कांप रही थी और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार कभी अपनी अम्मी को बुलाने लगती तो कभी अपने अब्बू को कहने लगती थी, आप मुझे क्यों अकेला छोड़ कर गए हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाते। इसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों के दिल में अभी भी इसके लिए कोई रहम ना था। अम्मा ने सुबह होते ही इसे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हकीम के पास ले जाती हूँ। अम्मा इसको हकीम के पास ले गई। कुछ दिन हकीम की दुआ खाने से वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से सारे के सारे काम इसके सर पर थे। वक़्त यूं ही गुजरने लगा। रुकैया के लिए
जो भी रिश्ता आता वो फ़ातिमा को देखते तो फ़ातिमा के लिए रिश्ता मांगने लगते। काफ़ी अच्छे घरानों से इसके रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मेरी वालदा की वही ज़िद थी कि वो रुकैया से पहले फ़ातिमा की शादी नहीं करेंगी। मेरी बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ते ने रुकैया को भी पसंद कर लिया। मेरी अम्मा बहुत खुश थी और रुकैया की शादी की तैयारियां भी में लग गई। सारी तैयारियां फ़ातिमा ने की थी। इसके जोड़े तक इसी ने टांगे थे, कपड़ों में कढ़ाई तक अम्मा ने इससे करवाई थी। मुझे इस बेचारी पर बड़ा तरस आता था। सब इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगे थे। चेहरे की रंगत भी सुर्ख सफ़ेद नहीं रही थी, बल्कि पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं कब तक इसके साथ ये जुल्म होना था। मैं ये सब कुछ ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा था। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरे दिल में फ़ातिमा के लिए एक अलग से मुकाम बनने लगा। मुझे वो अच्छी लगने लगी। मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। हालांकि वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैं इससे मोहब्बत करने लगा था। मुझे बस इस बात का इंतज़ार था कि मैं मोहब्बत मुकम्मल करके अपनी नौकरी कर लूं तो अब्बा से कहूँगा कि वो मेरी फ़ातिमा से निकाह पढ़वा दें। जैसे ही मेरी तलीम का सिलसिला ख़त्म हुआ, मेरी नौकरी भी लग गई। हमारे गांव से शहर बस 1.5-2 घंटे की मुसाफत पर ही था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर जाता था और शाम को ऑफिस बंद करने के बाद ही रात तक वापस घर लौट आता था। एक बार जब मैं घर पर आया तो मेरी माँ ने मिठाई मेरे मुंह में डाल दी। कहने लगी, मुबारक हो, फ़ातिमा का रिश्ता तय हो गया है। ये सुनना था कि मुझे वो मिठाई जहर लगने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा हलक कड़वा कर दिया हो। मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन चुप हो गया कि इसका रिश्ता तय हो चुका है। हैरत मुझे इस वक्त हुई जब मुझे ये पता चला कि मेरी माँ ने जहाँ इसका रिश्ता तय किया है वो 60 साल बुढ़ा था। इसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे जवान शादीशुदा थे और इसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने फ़ातिमा का रिश्ता इसके साथ तय कर दिया है। इस रात वो स्टोर रूम में रो रही थी। मैं भी बहुत परेशान था। मैं जब स्टोर में गया तो मुझे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, फैज़ान, मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मैं सुबह अम्मा से बात करूँगा। वो कहने लगी कि किसी तरह से भी मेरी ये शादी रुकवा दो, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। सुबह जब ये बात मैंने अपनी वालदा से कही तो वो मुझे डांटने लगी। कहने लगी कि तुम घरेलू मामलात से दूर ही रहो। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बुराई और ख़ामी है फ़ातिमा में कि आपने इसका रिश्ता एक बुड्ढे से कर दिया है। वो कहने लगी कि ये यतीम लड़कियों के ऐसे रिश्ते होते हैं। अरे शुक्र करो कि इस बुड्ढे ने कोई इतराज़ नहीं किया, ज़्यादा सवालों जवाब नहीं पूछे, और फिर इस बुड्ढे को जहेज़ नहीं चाहिए। हम भला इसे इतना जहेज़ कहाँ से दे सकते हैं। मैंने कहा, क्यों, जब आप रुकैया आपी को पूरे जहेज़ के साथ ब्याह सकती हैं तो फ़ातिमा को क्यों नहीं। मेरी वालदा कहने लगी, तुम्हें क्यों इस लड़की से इतनी हमदर्दी होती है कि तुम अपनी बहन के साथ इसका मुआवजा कर रहे हो। अरे रुकैया के माँ बाप तो जिंदा हैं, इसलिए इसे जहेज़ दिया है। इसकी शादी धूमधाम से की। फ़ातिमा के माँ बाप जिंदा थोड़ी हैं। मैंने कहा कि फ़ातिमा के हिस्से में आई हुई ज़मीन किसके पास है। मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी शक्ल देखी। मैंने कहा कि यकीनन अब्बा के और आपके पास ही होगी। आप वो बेचकर इसका रिश्ता अच्छी जगह भी तो कर सकते हैं और इन पैसों से इसका जहेज़ भी ख़रीदा जा सकता है। मेरी वालदा कहने लगी कि वो सब बेचकर हमने पैसे अपने पास रख लिए थे। कितने सालों से वो हमारे घर खा रही है, पी रही है, रह रही है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, तो क्या इसमें खर्चा नहीं हो रहा। ये सुनकर मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस होने लगा। मैंने कहा, अम्मा, जो वो 2 रोटियाँ इस घर में इतनी मेहनत के बाद खाती रही है, वो अभी आप इसको इसके बाप की कमाई की खिलाती रही हैं। कितने अफसोस की बात है। मैंने कहा कि अगर आपको फ़ातिमा को जहेज़ देने की इतनी ही परेशानी है तो ऐसा करें कि मेरा निकाह फ़ातिमा से कर दें, आपको जहेज़ भी नहीं देना पड़ेगा। ये सुनना था कि मेरी वालदा मुझे डांटने लगी। कहने लगी कि मैं क्यों तुम्हारी शादी किसी यतीम लड़के से करूं। मैंने कहा
कि अगर आप शराफ़त से नहीं करेंगी तो फिर मैं ज़बरदस्ती जाकर इससे निकाह कर लूँगा, क्योंकि वो भी बालिग है और मैं भी बालिग हूँ। ये बात मैंने अपने वालिद से भी कह दी। मेरे वालिद को इस बात पर कोई इतराज़ ना था। भाभीयों ने भी मेरी माँ को राज़ी कर लिया कि अच्छा है, फ़ातिमा सारी ज़िंदगी हमारी नौकरी करेगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरा क्या इरादा है। मेरे अब्बा ने जब मेरा रिश्ता फ़ातिमा से तय किया तो वो हैरत से मुझे देख रही थी। अब मुझसे बात नहीं करती थी, बल्कि मुझे देखते ही स्टोर रूम में चली जाती थी। 1 महीने तक मेरे अब्बा ने मेरा निकाह इससे कर दिया। इन्हीं दिनों मुझे एक और बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शादी की रात फ़ातिमा बड़ी नर्वस सी थी। बस ये कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो तुमसे 1 साल बड़ी थी। मैंने कहा तो क्या हुआ, हमारी शादी तो हो सकती थी। वो कहने लगी शायद तुमने मुझसे हमदर्दी जताने के लिए ये कदम उठाया है। मैंने कहा क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम खूबसूरत हो, सलीका सवार हो और बहुत अच्छी हो। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि अब्बा ने मेरी बात रख ली। कहने लगी कि अगर ताया अब्बा ना मानते तो तुम क्या करते? मैंने कहा इनको और ज़्यादा मनाने की कोशिश करता, और अगर फिर भी ना मानते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मौलवी साहब के पास ले जाता और तुमसे निकाह कर लेता। फिर साहब को मानना ही पड़ता। मेरी बात सुनकर पहली बार वो हंसी थी। मैंने पहली बार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। कहने लगी क्या सच में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? मैंने कहा बहुत मोहब्बत करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। वो कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी तो वैसे की वैसे ही रह जाएगी। जानते हो भाभियाँ क्या कह रही थीं? कह रही थीं कि अब तो फ़ातिमा हमारे घर में ही रहेगी, सारी ज़िंदगी हमारी खिदमतें करेगी और फैज़ान शहर में नौकरी करेगा। मैंने कहा जो कहता है इन्हें कहने दो, मैं जो सोच चुका हूँ वो मैं करूँगा। मैं शादी के 1 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद फ़ातिमा के बस 2 दिन ही नखरे उठाए गए थे। 1 महीने बाद मैंने अपने अब्बा से कहा कि शहर में जहाँ मुझे नौकरी लगी है वहाँ से रोज़ रोज़ गाँव आना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी माँ कहने लगी हाँ तो कोई बात नहीं, तुम हफ्ते में 1 बार चक्कर लगा लिया करो। मैंने कहा नहीं अम्मा, हफ्ते में 1 बार आना भी मुश्किल है। मैं बस महीने में 1 आध चक्कर ही लगा सकता हूँ। मेरी वालदा कहने लगी चलो ठीक है, ज़ाहिर है तुम्हें नौकरी तो करनी है। मैंने कहा मैं अपने साथ अपनी बीवी को भी लेकर जाना चाहता हूँ। इस बात पर मेरी माँ तो क्या घर वालों को भी एतराज़ होने लगा, लेकिन मैंने किसी का भी एतराज़ नहीं सुना था। मैं ज़बरदस्ती फ़ातिमा को अपने साथ शहर ले गया। वो बेहद खुश थी। हमारा छोटा सा घर था जिसको फ़ातिमा ने बड़े सलीके से इस घर को सजाया था। मुझे कहती थी कि फैज़ान तुमने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया है। लेकिन सच तो ये था कि जन्नत तो इसने मेरी ज़िंदगी को बना दिया था। मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे मोहब्बत की बात करती थी। मेरे ख्याल से मर्द को अपनी बीवी के लिए ऐसा कदम तो उठा लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती।